Hello, lovely, good evening from here in Delhi as always, and hope that each one of you are absolutely, as always, fine, healthy, and in a fine state of mind. तो बेटे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज इस पर्टिकुलर सेशन में बिना ज़्यादा विलंब करे हुए। तो आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहले हमने डिसाइड करा है कि हम इंड एस 7 से शुरुआत करेंगे। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर क्या आप सारे इंड एस कवर करेंगे? बेटे अब मैं बार बार बता करके थक गया हूँ कि हम सारे इंड एस कवर करेंगे, अदरवाइज़ हम क्यों कहते कि हम सारे इंड एस कवर करेंगे। इसका मतलब अगर हमने अनाउंसमेंट करी है तो डेफिनेटली विल ट्राई टू कीप अप आवर वर्ड्स, करेक्ट। तो बेटे आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात की मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, आपको इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। देखो, जब हर रेपुटेशन का एक प्राइस होता है, और जब आप थोड़ा सा अब मैं खुद कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जब आप थोड़ा सा रेप्यूटेड लीग में आ जाते हैं तो टाइम थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर ज़रूर बन जाता है, करेक्ट। तो हम पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें वक्त मिलता रहेगा वैसे वैसे हम क्लासेस डालते रहेंगे। तो वैसे भी जब हमने शुरुआत में कहा था तो हमने कहा था हम ये मई 2018 के लिए कर रहे हैं। हालांकि फिर भी हमारी कोशिश होगी कि इंड एएस का जितना पोर्शन जल्दी हो जाए वो अच्छा है, ताकि अगर कोई नवंबर 2017 में भी चाहे वो सीए का हो चाहे वो सीएमए का हो, अगर कोई पेपर दे रहा है फाइनल का, तो उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो उनका भी कुछ हिस्सा कोर्स का कवर हो जाए। तो ये मैंने आपसे बात करनी थी। बाकी इंड एएस 7 की हम शुरुआत करेंगे। ये एक इजी स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड में ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बताने लायक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड का जो ताल्लुक़ है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज से है। सब लोगों को मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसको बनाने में क्या क्या समस्याएं हमें आती थी। आप सब लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते थे तो उसको आप 3 कैटेगरीज में बनाते थे, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में। वही सिलसिला यहाँ पर भी है। इंड एएस 7 में कुछ एक बातें दी गई हैं जो कि पहले जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 था, जिसको हम एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड के नाम से कहते हैं, पहले जो कैश फ्लो का स्टैंडर्ड था एएस 3, सॉरी मैंने 7 कह दिया, तो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड जो एएस 3 रिवाइज्ड है और इंड एएस 7 जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड है इंड एएस में, तो उनमें कुछ बातों में हल्का फुल्का अंतर है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एब्सोल्युटली सेम। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि इंड एएस 7 में बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ स्पेशल गाइडलाइंस हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते थे, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि उसको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान सकते हैं, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इसी तरह से कुछ और बातें हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड के बारे में, डिविडेंड रिसीव्ड के बारे में, इंटरेस्ट पेड के बारे में, जो कि इंड एएस में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड यानी कि एएस 3 रिवाइज्ड में नहीं थे। हालांकि इससे पहले जब हम एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एएस 3 रिवाइज्ड कैश फ्लो का करते थे तो हम उसको थोड़ा एलिमेंट्री लेवल पर करते थे। जैसे कि इस लेवल पर अब हमारी चर्चा का जो विषय होगा उसमें ये भी बातें हम करेंगे कि ख़ास तौर से जब सब्सिडियरीज से रिलेटेड, एसोसिएट से रिलेटेड हम कैश फ्लो की बातें करेंगे और फॉरेन करेंसी कैश फ्लो की जब हम ट्रीटमेंट्स करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। तो भले ही स्टैंडर्ड सिंपल है लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं, और जैसा कि मैंने कहा हम हर स्टैंडर्ड को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि हमने अनाउंसमेंट कर दी और हम सिर्फ खाना पूर्ति कर दें। नो, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज़ टू एक्चुअली मेक यू फील एज इफ़ यू आर इन द क्लासरूम एंड वी टू आर इन द क्लासरूम एंड वी आर टीचिंग यू एज इफ़ यू आर द पेड स्टूडेंट्स। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है मंतव्य कि भाई फ्री में क्लासेज है जो भी कर दो। It is not the intention, so you must understand that way around. So it is as serious as the classroom study too. So we begin the session now. जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, और हम इसको बिल्कुल स्क्रैचेस से, हालांकि स्टैंडर्ड हमने करा हुआ है लेकिन हम बिल्कुल स्क्रैचेस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और लिखना हमें है, मैंने कहा आप ये मान करके चलो जैसे कि आप क्लासरूम में, हम भी ये मान के चल रहे हैं कि हम आपसे फेस टू फेस मुखातिब हैं और क्लासरूम टीचिंग हमारी हो रही है। नॉर्मली जैसे क्लासरूम में हम नॉर्मली लिखाते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। और आप अपने रजिस्टर पेन लेकर के तैयार रखें
ताकि अब हम लिखना शुरू करें। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस तकनीक में जब मैं लिखता हूं तो मुझे थोड़ा सा स्क्रीन से हटना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन के लिए हमें जगह चाहिए। ठीक है बेटे, तो अब मैं आपके आँखों के सामने से ज़रूर दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आइए हम इस स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा करते हैं और थोड़ा सा हम लिखने की कोशिश भी करते हैं। फटाफट आप हमारे साथ लिखना शुरू करें। सबसे पहले तो हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो इंड AS 7 का है वो बेसिकली क्या है। ऑब्जेक्टिव इंड AS 7 का बड़ा सिंपल है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है about the historical changes in cash and cash equivalents of an entity। किसी एंटिटी की कैश फ्लो में, कैश में और कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंजेस आए हैं उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू दर्शाना, कुछ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस के साथ, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले तो बेटे हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में ही बात करी और हमने लिखना शुरू करा। आइए आप फटाफट मेरे साथ लिखना शुरू करें। पॉइंट नंबर 1 में बेटे पहले तो हमने यही लिखा कि ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का बेसिकली क्या है। तो लिखना आप शुरू करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंड AS, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 7 is to require the presentation of information about the historical changes in cash and cash equivalent and cash equivalent of an entity by means of a statement of cash flows which classifies the cash flows during the period, which classifies cash flows during the period according to operating, investing and financing activity पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, करेक्ट, इट एनालाइजेस द चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग ए पीरियड, ये तो हमें मालूम ही है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बेसिकली मतलब क्या है, इस बात से भी आप वाकिफ़ हैं। आपको मालूम है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स और ऐसे शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो कि रेडिली कन्वर्ट करी जा सकती हैं नोन अमाउंट ऑफ कैश में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
रेडीली कन्वर्ट करी जा सकती है, इसका मतलब तेज़ी से हम जब मर्जी चाहें इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश का मतलब है कि मैं बिना किसी लॉस के इनको कन्वर्ट कर सकता हूं, और इसमें कोई रिस्क नहीं है कि हमें किसी तरीके का लॉस होगा। इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, पहले थोड़ा सा ये पॉइंट भी लिख लें। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बेटा ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एनालाइजेस changes in cash and cash equivalent. Cash equivalents during a period. Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents comprise of cash in hand and demand deposits together with short term highly liquid, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईली लिक्विड investments, highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash, and that are subject to an insignificant risk, no doubt about that, उसमें कोई रिस्क तो है ही नहीं, insignificant risk, insignificant risk of change in value, लिख लो बेटे, of change in value। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 100 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, तो नोन अमाउंट क्या है, 100 लैक्स है, और मुझे मालूम है कि मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 100 लैक्स ही मिलेंगे। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय इट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके बारे में कुछ गाइडेंस नोट भी कहता है। गाइडेंस नोट क्या कहता है? गाइडेंस नोट states that investments normally meets the definition of cash and cash equivalent, I mean to say cash equivalent, when it has a maturity of
when it has a maturity of 3 months or less from its date of acquisition. Its date of acquisition. Its date of acquisition. तो गाइडेंस नोट ने एक टाइम पीरियड दिया है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है उसको कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करने के लिए कहता है कि अगर मैंने आज ये इन्वेस्टमेंट खरीदी है और इसकी मैच्योरिटी में 3 महीने या उससे कम का पीरियड है तो हमें इसको बेसिकली कैटेगराइज करना चाहिए कैश इक्विवेलेंट। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है गाइडेंस नोट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लिख लो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर normally excluded unless they are in substance a cash equivalent, a cash equivalent. इसका कहने का मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि नॉर्मली जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में तो बेसिकली वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। हालांकि हम इक्विटी शेयर को भी मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन पहले तो गाइडेंस नोट ने हमें ये बताया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो क्लासिफाई नहीं होने चाहिए कैश इक्विवेलेंट में अनलेस इन सब्सटेंस। का मतलब क्या है कि जब तक हमें रियलिटी में ये ना लगे कि हम जल्दी से रेडिली इनको नॉन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं किसी कंपनी के प्रीफर्ड शेयर्स ले लूं, प्रीफर्ड शेयर का मतलब बहुत सी कंपनी आजकल इस तरह के अपने शेयर्स इशू करती हैं। जैसे रिडम्पशन के थोड़े से टाइम पहले किसी कंपनी ने अब शेयर्स इशू करे, मान लो रिडम्पशन में अभी 2-3 महीने बचे हैं और मैंने आज उस कंपनी के ये शेयर्स खरीद लिए तो ये प्रेफर्ड शेयर्स हैं। तो इन सब्सटेंस मेरे को मालूम है कि 3 महीने के बाद तो अमाउंट मिल ही जाएगा, तो इस केस में इसको हमें कैश इक्विवेलेंट मानना पड़ेगा। ये इस लाइन का मतलब है कि अनलेस इन सब्सटेंस ए कैश इक्विवेलेंट। तो मैं ये पॉइंट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल preferred shares acquired within 3 months of their specified redemption date, इस केस में मैं इसको कैश इक्विवेलेंट ट्रीट कर सकता हूं। करेक्ट। बड़े कितने पॉइंट की हमने बात करी, एक मिनट जरा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। लीजिए जी, हम पॉइंट नंबर 2 पे आ गए थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये चर्चा चल रही थी। अब मैं पॉइंट नंबर 3 लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको कि एग्जिस्टिंग, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में AS3 रिवाइज में जो कि कैश फ्लो का है उसमें हम बैंक ओवरड्राफ्ट को बेसिकली कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानते हैं। लेकिन इंड AS ये कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि रीपेएबल है ऑन डिमांड, जब भी वो वापस मांगे जाएं हमें पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड and which forms an integral part of an entity's cash management
कैन बी इंक्लूडेड या शुड बी इंक्लूडेड रादर एज कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इंड एएस में एक नया पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको हमने लिखा। लीजिए जी, इस पॉइंट को हमने रेड पेन से लिखा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट which are repayable, which are repayable on demand, on demand, and which form an integral part of an entity's cash management are also included as component of cash and cash equivalent। कैश इक्विवेलेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का बात ये समझ में आई है, या कोई एग्जाम्पल देना पड़े इसके लिए? सर एग्जाम्पल दे दो तो अच्छा ही है। चलो अगर तुमने कहा तो एक एग्जाम्पल लिखो फिर फटाफट। चलो अब क्या करें, लिखना बहुत पड़ता है इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, मैं आपके सामने आ नहीं पा रहा हूँ। लिखो एग्जाम्पल, मैसर्स, ओहो चलो लिख लो वाई लिमिटेड, कुछ भी लिख लो, मैसर्स या वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड हैज़ अ सीजनल बिजनेस। वाई लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसका बेटे सीजनल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस जनरली for the first half of the year, generally for the first half of the year, company has positive balances, positive cash balance, positive cash balance, which is placed in short-term deposits, short-term deposits, short-term deposits, in the second half of the year, in the second half of the year, in the second half of the year, company generally has या company has, क्योंकि इसका सीजनल बिजनेस है, कंपनी हैज़ नेगेटिव बिजनेस, नेगेटिव कैश बैलेंस, नेगेटिव कैश बैलेंस। Negative cash balance which company gets finance, which company meets by taking a bank overdraft,
तो नेगेटिव बैलेंस को मीट करने के लिए कंपनी क्या करती है, बैंक ओवरड्राफ्ट लेती है। इसका मतलब है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट लेना एक अभिन्न अंग है। बात समझ में आ रही है? इंटीग्रल का मतलब क्या है? इंटीग्रल का मतलब है मैं अपने बिजनेस को तभी चला सकता हूँ यहाँ पर जब मैं बैंक ओवरड्राफ्ट लूँगा। तो ये मेरे कैश मैनेजमेंट का एक पार्ट है। मैं अपने कैश की मैनेजमेंट तभी कर पा रहा हूँ। बात समझ में आई? तो इस केस में मैं कह सकता हूँ, इन दिस केस बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट। इन दिस केस बैंक ओवरड्राफ्ट should be treated as what? Should be treated as component of cash and cash equivalent। वैसे आंसर है कैश इक्विवेलेंट। तो इस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट को आप कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। लो जी, अगर यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, आगे के हिस्से की बात करेंगे। और आगे के हिस्से में हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में। मैंने कहा हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लासेस ले रहे हैं, उसके कई रीजंस हैं। मैंने कहा तो क्योंकि क्लासेस यूट्यूब पे जा रही हैं और बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन की क्लास नहीं हो सकती, इसलिए हम आधे घंटे 30 से 35 मिनट के सेशंस को ले रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में अभी स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर में।